नमस्कार, शुभ संध्या। पिछले 1.5 माह से फेसबुक पर रेणु जी की जन्मशती मनाने का सिलसिला चल रहा है। अब करीब 25 से अधिक विद्वान लेखक रेणु जी पर बोल चुके, कुछ लाइव भी हुए हैं तो कुछ ने खुद अपनी रिकॉर्डिंग डाली, कुछ ने इंटरव्यू दिए तो कुछ ने संस्मरण सुनाए। आज इस कड़ी में युवा लेखक अरुण नारायण ने हिंदी के चर्चित कथाकार उपन्यासकार प्रेम कुमार मणि जी से बातचीत की है। तो आइए सुने। रिकॉर्डिंग अमृतेश मिश्र ने किया है। दोस्तों नमस्कार। यह वर्ष हिंदी के प्रसिद्ध लेखक फणीश्वर नाथ रेणु के जन्म शताब्दी का वर्ष है। देश के विभिन्न हिस्सों के साहित्यिक हलकों में रेणु जी को लेकर एक बार फिर से पुनर्मूल्यांकन का दौर शुरू हुआ है। हिंदी के कुछ लेखकों ने सामूहिक रूप से मिलकर उनका जन्म शताब्दी वर्ष सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया था, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के फलस्वरूप वह संभव नहीं हो पाया। डिजिटल माध्यम पर मैला आंचल के नाम से एक पेज शुरू किया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि इस कड़ी को हिंदी के विभिन्न लेखकों ने अपने तरीके से आगे बढ़ाया है। नित्यानंद तिवारी, वीरेंद्र यादव आदि कई लेखकों ने फणीश्वर नाथ रेणु के सरोकार को लेकर अपने तरीके से हस्तक्षेप किया है। उसी कड़ी में आज हम हिंदी के प्रसिद्ध लेखक प्रेम कुमार मणि जी से फणीश्वर नाथ रेणु के साहित्यिक सरोकार को लेकर के बातचीत करेंगे। प्रेम कुमार मणि हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हैं। हिंदी की कहानी विधा हो, उपन्यास हो या वैचारिक फलक हो, इन सभी माध्यमों में प्रेम कुमार मणि की अपनी एक दखल रही है। और जब से रेणु जन्म शताब्दी वर्ष शुरू हुआ है, प्रेम कुमार मणि के कई आलेख हम लोगों के सामने आए हैं। अभी हाल ही में रेणु की राजनीति नाम से इनका एक बहुत ही विचारोत्तेजक लेख आया है, जो सुर्खियों में रहा है। तो हम आदरणीय प्रेम कुमार मणि जी का स्वागत करते हैं। सर, आप हिंदी के उन लेखकों में रहे हैं जो सीधे रेणु के संपर्क में रहे हैं। हम चाहेंगे कि रेणु जी से जुड़ी स्मृतियों को साझा करें। नमस्कार। रेणु जी से मेरा परिचय 1975 में हुआ, इमरजेंसी के कुछ पहले। कॉफ़ी हाउस में वो आते थे और पहली बार उनका दर्शन हुआ कहना चाहिए, मैंने किया। कॉफ़ी हाउस कॉफ़ी बोर्ड द्वारा स्थापित एक संस्थान था, एक बैठकी थी जहां पटना के पत्रकार, लेखक, संस्कृति कर्मी बैठते थे। वहां रेणु जी का एक कोना था, रेणु कॉर्नर कहा ही जाता था, और उस कोने को ही लोग सम्मानजनक निगाह से देखते थे। रेणु जी जब भी आते थे वहाँ बैठते थे अपने मित्रों के साथ। मैं बिल्कुल उस समय युवा था और उनके मित्रों से थोड़ा सा परिचय हो गया था, इसलिए उन्हीं के माध्यम से मेरी मुलाकात हुई। और मेरे एक लेख से जो जनता में छपा था और जिसकी चर्चा जयप्रकाश जी ने गांधी मैदान की एक सभा में की थी, उससे वो परिचित थे और उन्होंने तुरंत मुझे
बतलाया कि हाँ प्रेम कुमार मनी को मैं जानता हूँ। और वह फिर थोड़ा आश्चर्यचकित भी हुए कि आप इतने छोटे हैं, मैं नहीं जानता। वह समझ रहे थे कि मैं थोड़ा ज़्यादा उम्र का हूँगा। तो इस तरह से अनायास एक मुलाकात हुई और फिर वह मुलाकातें होती रही। बीच में इमरजेंसी लगी, वो गांव गए वगैरह, अस्वस्थ होते थे, उनके बीच में कई तरह की अपनी परेशानियां थी। अब कब कब मिला मुझे ख्याल नहीं है, लेकिन कई दफ़ा उसके बाद बीच बीच में मुलाकात हुई। और फिर 76 में वो ज़्यादा जम करके फिर पटना में रहने लगे। वो जेल वगैरह से छूट गए थे और अस्वस्थता के कारण या क्या मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वो पटना में लगातार फिर रह रहे थे। तो उन दिनों मुलाकातें होती थी। मैंने हमेशा देखा कि रेणु कम बोलते हैं, सुनते ज़्यादा हैं, और जब बोलते हैं तो बहुत गहराई से एक रागात्मक आवेग होता था उनमें और एक सिलसिला होता था। वह चीज़ों को बतलाते थे तो वह डिटेल से बहुत धीरे उन्हें ध्यान देकर सुनना पड़ता था। कोई हड़बड़ी उनके पास नहीं रहती थी। और यदि कोई सामने वाला वाचाल जैसा हुआ तो वह फिर चुप लगा जाते थे। ये एक विशेषता उनमें देखी। दूसरी विशेषता मैंने देखी कि हिंदी में 2 लेखों को मैंने बिल्कुल आविजात्य जिसे कह सकते हैं, हालांकि आज नकारात्मक अर्थ में आविजात्य को लिया जाता है, लेकिन मैं सकारात्मक अर्थ में जो अभिजात्य जिसे कहते हैं, मैंने 2 लोगों को देखा, एक अर्घ्य जी को और दूसरा रेणु जी को। वह कपड़े में, बोलने में, चलने में, खड़ा होने में, किसी से मिलने में, कोई चीज़ किसी चीज़ का वर्णन कर रहे हैं तब। खैर अर्घ्य जी से तो मेरी 2 छोटी छोटी मुलाकातें हैं, ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन इनको मैंने देखा रेणु जी को कि वह उनके ज़्यादा करीब हैं। जैसे तैसे कपड़ों में मैंने नहीं देखा। मैं यह भी नहीं कह सकता कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा घनिष्ठ कभी हुआ, लेकिन इतना घनिष्ठ जरूर हुआ कि एक बार जब मैं जा रहा था, पैदल जा रहा था, उधर से रिक्शा से आ रहे थे, अचानक रिक्शा रुका और उन्होंने मेरा नाम लेकर के पुकारा। तो मैं गया और उनके नज़दीक मुझे ये आश्चर्य हुआ कि सचमुच मेरे नाम से जानने लगे हैं और मेरे लिए उनका रिक्शा रुक सकता है। और उन्होंने यह कहा कि मैं रामजोहन बाबू एक पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होते थे, कि उनके साथ मैं गया हूँ आपके यहाँ, आपके डेरे पर गया था, आपका ताला बंद था। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, थोड़ा सा संकोच भी हुआ कि मेरा डेरा बहुत छोटा और जिसे खराब जगह कह सकते हैं वैसी जगह पर था और वहाँ रेणु जी गए हैं, मुझे अजीब लगा। खैर ऐसे कुछ चीज़ें हैं। जब बीमार रहने लगे तो मैं वहाँ जाता था नियमित रूप से उनके पास। वहाँ PMCH में जो इमरजेंसी वार्ड था उसमें जनरल वार्ड में उनका एक कोना होता था। उनसे अस्पताल के अधिकारियों ने उनसे अनुरोध किया था कि उन्हें स्पेशल वार्ड दिया जाएगा, जिसे कॉटेज कहते हैं, दिया जाएगा, आप ले सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो जनता का लेखक हूँ और जनता के बीच रहना चाहता हूँ। और वहाँ भी उन्होंने एक कॉर्नर बना लिया था और वहाँ पड़े रहते थे और लोग नियमित रूप से आते थे। नौजवान लेखक, प्रतिष्ठित लेखक, अर्घ्य जी भी वहाँ आए, शायद जेपी भी गए थे वहाँ मिलने। और इस तरह से उनका एकदम एक वह कोना जो PMCH का था, वहाँ भी रेणु जी का कोना था, वो हमेशा लोगों से भरा रहता था, आने जाने वाले लोगों का सिलसिला लगा रहता था। तो यह रेणु जी की जीवंतता थी, जनता से जुड़ने का। वह वहाँ भी कुछ पढ़ते रहते थे। मुझे राम किंकर बैज के बारे में एक बार बताया उन्होंने बहुत विस्तार से, मैं कुछ नहीं जानता था। वो बंगला की किसी पत्रिका में छपा था और फिर उन्होंने पत्रिका रख दिया और उसके बाद जब बतलाने लगे राम किंकर बैज के बारे में शिल्पकार हैं और पूरी कथा कहने में उन्हें मन लगता था। कुछ नहीं तो वो बगल में कौन बीमार है और कैसे किसकी माँ ने कैसे सेवा की और बच्चा कैसे बच गया, बिल्कुल सीरियस था, डॉक्टर नाउम्मीद हो चुके थे, फिर भी माँ ने अपनी सेवा से कैसे बच्चे को बचा उस बच्चे को बचा लिया।
कि ये सब चीज़ों को देखते रहते थे और उसे फिर बतलाते थे। तो ये रेणु जी का एक अजीब था, एक मानवीय रूप जो मैंने देखा, वो संत की तरह कुछ कुछ लगते थे और उनसे रंज नहीं हुआ जा सकता था। मैं तो नहीं समझता कि वैसे किसी से उनसे कोई कैसे रंज हो सकता होगा भला। तो यह संक्षेप में मैंने देखा और ज़्यादा दिन क्या मेरा संपर्क इसलिए नहीं रहा कि 77 में 11 अप्रैल को उनका निधन हो गया लंबी बीमारी के बाद, और इसी बीच वो 2 साल का सब मिला करके इसी में जितनी मुलाकातें संभव थी हुई, लेकिन ये 2 साल मुलाकातों के रहे और इस बीच असंख्य मुलाकातें हुई और वो आज भी मेरे लिए निधि है और उसको सिलसिलेवार कभी कहना या लिखना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन उसमें इतनी स्मृतियां हैं। सब मिला करके मैंने उसमें उन स्मृतियों के बीच से रेणु जी को जो देखता हूँ, निकालता हूँ, तो वह बस लगता है कि वह एक संत प्रकृति के आदमी थे और कोई दूसरा शब्द नहीं मिलता है। वह हम में एक बड़ा उम्र का गैप था, फिर भी उन्होंने अपनी उस प्रेम कहानी को बतलाया कि कैसे लतिका जब आती थी खाना लेकर के तो लोग अपनी घड़ी मिलाते थे। तो ये सब वो कह सकते थे और सबके बीच वह लगता था कि कितनी जानकारी है। उन्होंने बहुत कम लिखा है, बंगला साहित्य, आज़ादी की लड़ाई, अनेक महत्वपूर्ण समाजवादी आंदोलन और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में उनको जानकारी थी। सब मामलों में वो अद्भुत थे और मैं समझता हूँ कि आज भी मैं देखता हूँ कि रेणु से किसी दूसरे की तुलना हो ही नहीं सकती। सर, हिंदी की जो प्रगतिशील आलोचना है, क्या आपको लगता है कि उसने रेणु जी का सही मूल्यांकन किया? नहीं, यहाँ इस चर्चे की शुरुआत मैं यहाँ से करूँ कि जब वो उनकी मृत्यु हुई थी तो हम लोग यहाँ प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े हुए थे। 11 अप्रैल के भोर में रामझान बाबू ही आए मेरे डेरे पर और उन्होंने सूचना दी, दुखद सूचना की वो रेणु जी नहीं रहे। ऐसा चूँकि वो सेंस खो चुके थे और लंबे समय से सब लोग जानते हैं कि एनेस्थीसिया गलत ढंग से दे देने के कारण वो लंबी बेहोशी में रहे, पखवाड़े भर से ज़्यादा दिनों की बेहोशी के बाद उनका निधन हुआ था। तो हम लोग ना उम्मीद तो हो ही चुके थे, फिर भी उम्मीद की किरण आदमी छोड़ता नहीं है। अचानक उसी में आए रामझान बाबू एक दिन सुबह भोर में, फिर रेणु जी नहीं रहे और उसके बाद हम लोग गए जब वहाँ हिंदी साहित्य सम्मेलन भवन, तो उनकी लाश उनकी देह जो वहाँ से उठा करके लोग ले गए थे बांस घाट की तरफ। वहाँ जब रास्ते में जब मैं मिला गांधी मैदान के पास, तो हम 2 आदमी थे, मैं था और तरुण चौहान हमारा मित्र था। तो हम लोग वहाँ रिक्शा से कूद करके फिर साथ लग गए। मुश्किल से दर्जन भर आदमी थे और ज़्यादातर उनके परिवार के थे। रामबचन राय जी थे, उनको मैं याद कर सकता हूँ। रामझान बाबू थे, उनके समधी रजनी बाबू थे, अरुण जी उनके दिवंगत हैं, उनके जमाता थे, दामाद थे, वो थे और ऐसे ही लोग थे। वो 4 आदमी कंधे पर उठाए हुए थे, वो थे, सब परिवार के लोग थे। तो दर्जन भर लोगों के साथ ही उनका यह था। बाद में मैंने जाना कि वो प्रेमचंद के अंत्येष्टि में भी लगभग इसी तरह से लोग थे। तो हमको लगा कि ऐसे ही लेखों का होता है। खैर वहाँ घाट पर, बांस घाट पर कुछ लोग जरूर हो गए थे अंत्येष्टि के समय तक, ज़्यादा भीड़ हो गई थी। कुछ लोगों को मालूम हुआ तो आए और सैकड़ों लोग फिर वहाँ हो गए थे। लेकिन दुखद बात यह मैं प्रगतिशील आंदोलन के संदर्भ में कहता हूँ कि वो प्रगतिशील लेखक संघ में हम लोग थे। हम लोग अभी कम उम्र के थे। जहाँ खगेंद्र जी थे, नंदकिशोर नवल पटना प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष थे। खगेंद्र जी बिहार प्रगतिशील लेखक संघ के महासचिव थे। तो मैंने खगेंद्र जी से अनुरोध किया, नवल जी से अनुरोध किया कि रेणु जी पर एक गोष्ठी होनी चाहिए। तो दोनों ने नकार दिया इकट्ठे, कहा कि नहीं, प्रगतिशील लेखक संघ उनका शोक सभा नहीं कर सकती। और यह था कि वो फासिस्ट थे और इस फांसीवादी होने के यह को मैंने एक बार देखा था उनको कॉफ़ी हाउस में कि वो हिंदी के कथाकार मधुकर सिंह जो दिवंगत हैं,
वो भी थोड़ा बाद में पहले तो जेपी मूवमेंट में लगे रहे और उसके बाद उसके विरोधी हो गए थे। तो उनकी तरफ एक चारमीनार सिगरेट बढ़ाते हुए, जो कि अक्सर वो पीते थे रेणु जी, बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि मधुकर फासिस्ट की सिगरेट लोगे। तो यह रेणु जी के भीतर एक अपना हास्य होता था, एक ऐसा व्यंग होता था, और वो कैसा उन पर क्या बीती होगी वो तो मधुकर जी का ही अनुभव था, वो है नहीं अब इस दुनिया में। लेकिन वो बिल्कुल इससे निष्पृह होते थे कि कौन हमको प्रगतिशील मानता है नहीं मानता है। उनके लिए जनता एक चीज़ थी, जन नहीं, जन तो थोड़ा प्रगतिशील लोगों का चीज़ था, और जन को तो लोगों ने थोड़ा सा अजीब तरह से महिमा मंडित कर दिया था, उसका पुरोहितीकरण हो गया था। उनके लिए जनता, और वो बार बार सर्वहारा पर जोर देते थे कि सर्वहारा तो वह होता है। जब जेपी मूवमेंट में थे तो कहते थे कि यह जो दलविहीन जनतंत्र है, सर्वहारा तो वह होता है जिसके पास झंडा भी न हो, कोई पार्टी भी न हो। जिस किसी के पास पार्टी है और झंडा है वह सर्वहारा कैसे हो सकता है? सर्वहारा तो वे होते हैं जिनके पास न झंडा है न पार्टी है। तो रेणु अपनी तरह से चीज़ों को देखते थे, वह राजनीति को भी, समाज को भी और प्रगतिशील आंदोलन को भी अपनी तरह से देखते थे। इसका कोई असर नहीं पड़ता था। सब लोगों ने उनको किनारे किया, प्रगतिशील आंदोलन ने बिल्कुल उन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो अपना रोम लिखते रहे। सर, महिला अंचल के बारे में जैसा कि नलिन जी ने कहा था कि गोदान के बाद का सबसे बड़ा उपन्यास है, आप क्या मानते हैं? ठीक है, मैं इसे सहमति जताता हूँ, और मैंने तो एक जगह लिखा है कि वो गोदान से आगे का है, नवीनता है उसमें। गोदान के बाद एक नवीनता है, तो नवीनता तब होती है जब चीज़ों को आगे बढ़ाती है। तो इस पर कुछ लोग रंज हो गए थे कि मैं किसी को, प्रेमचंद को कोई छोटा कैसे कर सकता है? प्रेमचंद को छोटा करने वाला आदमी खुद छोटा है। प्रेमचंद के प्रति बहुत सम्मान है। उन्होंने बिल्कुल एक ऐसी भाषा जो इस पर ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, हिंदी जैसी एक भाषा का, जिसकी सामंती समाज में जिसकी जड़ें गहरे धंसी थी, उसके बीच एक सोच, उसमें एक आम जन, किसान, मजदूर, कारीगर, अछूत, सब लोगों को उसमें शामिल किया। उन्होंने जोखू की पीड़ा देखी, होरी की पीड़ा देखी, उन्होंने बिल्कुल साहित्य को धरातल पर उतारा। तो उस प्रेमचंद का मैं यह कैसे कर सकता हूँ? लेकिन यह मैं जरूर कहूँगा कि गोदान से आगे की चीज़ है महिला अंचल। गोदान का गांव ज़्यादा विश्वसनीय नहीं लगता है जितना कि रेणु का गांव लगता है, महिला अंचल का गांव लगता है। महिला अंचल का गांव बिल्कुल विश्वसनीय लगता है। और एक चीज़ के लिए मैं हर चीज़, अब मैं तो हिंदी उपन्यासों को लेता हूँ तो गोदान को भी रखता हूँ, उसमें मैं त्याग पत्र को भी रखता हूँ, उसमें शेखर एक जिम्मी को भी रखता हूँ, महिला अंचल को भी रखता हूँ, राग दरबारी को भी रखता हूँ। तो मैं तो ऐसे उस पूरे प्रक्रिया को और विकास को देखता हूँ। वह यह जरूर है कि जो गोदान गांव पर आधारित है, उसकी जड़ें गांव में हैं, पूरा कथावृत्त गांव में फैला हुआ है। मैं या शेखर एक जीवनी और त्याग पत्र गांव से दूर हुआ है। और भाषा इतनी बड़ी है तो वह भी होगा, इसमें कोई यह नहीं है कि यह बहुत अचरज हो गया। लेकिन वह 50 के बाद 54 में वो आया है महिला अंचल। एक बार फिर प्रेमचंद के गांव को रेणु कथा साहित्य में लाते हैं और फिर अपने तरीके से लाते हैं। वह ज़्यादा विश्वसनीय लगता है, इसलिए कि प्रेमचंद के गांव में जाति की चर्चा है, लेकिन इस तरह से उधेड़ करके जातिवाद को नहीं देखा है। 12 वर्ण के लोग हैं वहाँ, लेकिन रेणु के महिला अंचल में, उस मेरीगंज में 12 वर्ण के लोग रहते हैं,
लेकिन उसका नायक कौन होता है? एक निर्जात प्रशांत। और यह समझ लीजिए कि एक अपने तरह का वह नायक है, जैसे एक नास्तिक नायक लाया था शेखर एक जीवनी में अज्ञे ने, वैसे ही पहली बार हिंदी को एक डिकास्ट, निर्जात, बिना जाति विहीन एक नायक देते हैं। यह रेणु कर सकता है और वो उनके शायद समाजवादी संस्कार है। इसलिए मैं तुलना तो अगर शायद यह महिला अंचल नहीं लिखा गया होता यदि उसके पहले गोदान नहीं लिखा गया होता। गोदान लिखा जा चुका था, इसीलिए महिला अंचल भी लिखा गया। और रेणु की जड़ें और रेणु का एक जुड़ाव प्रेमचंद से है, और मैं प्रेमचंद का विकास मानता हूँ। और विकास तो निश्चित रूप से उसके आगे की चीज़ होती है, उसमें नवीनता होती है। और जब मैं कहता हूँ कि उसे एक नवीन चीज़ मानता हूँ, उसका विकास मानता हूँ, तो उससे विशिष्ट भी होगी, खास भी होगी। इसमें किसी को चौंकने की बात नहीं होती है। उसमें प्रेमचंद का कोई महत्व कम नहीं होता है। पिता से पुत्र यदि आगे जाता है, वह धन्य है वह पिता जो अपने पुत्र से पराजित होता है, और धन्य है वह शिष्य जो धन्य है वह गुरु जो अपने शिष्य से पराजित होता है। तो यह इसी रूप में मैं देखता हूँ रेणु और प्रेमचंद के संपर्क को, संबंध को, अंतर संबंधों को भी इसी रूप में मैं देखता हूँ। सर, रेणु जी जिस दौर में सक्रिय थे, बिहार से दिनकर, रामवृक्ष वेणुपुरी, नागार्जुन जैसे लेखक भी सक्रिय थे, इनमें क्या आप तुलनात्मक अंतर पाते हैं? राजनीतिक तौर पर उन्होंने रेणु जी कहाँ खड़े हैं? तुलनात्मक अध्ययन करने का मैं समझता हूँ कि सवाल फिजूल जैसा है, क्योंकि वो अपने सबकी बहुत कद्र करते थे। रेणु लेखक होने के लिए नहीं पैदा हुए थे, लेखक हो गए थे। जैसे कबीर कवि होने के लिए जैसे कोई प्रयास पूर्वक काम नहीं कर रहे थे, जैसे तुलसी कर रहे थे, कबीर लेखक कवि हो गए थे। वैसे ही प्रेमचंद शायद लेखक बनने के लिए कर रहे थे, या ये लोग लेखक बनने के लिए कर रहे थे, या अनायास लेखक हो गए। रेणु वह तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अपने को अपना जीवन शुरू किया था, और एक राजनीतिक कार्यकर्ता कैसे एक दिन लेखक बन जाता है, यह रेणु की विशेषता है। वह एक लंबे समय तक राजनीतिक कार्यकर्ता भी रहे और कहानियाँ भी लिखते रहे, रिपोर्टाज लिखते रहे। 44 से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, उस समय उनकी उम्र 22-23 साल की उम्र होगी, और जेल जाते हैं आज़ादी के आंदोलन में। समाजवादी आंदोलन के, समाजवादी पार्टी के, सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं वहाँ पूर्णिया जिले में। उसके बाद 1950-49 में जो वहाँ राणाशाही के खिलाफ नेपाल में क्रांति हुई थी, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया, कंधे पर बंदूक उठाई। वह नेपाली क्रांति कथा जो उनके किताब है उसमें आप देख सकते हैं, लंबा उसका वर्णन है। तो रेणु ने अपने को इस तरह से एक समाजवादी कार्यकर्ता के रूप में लाया, और बाद में वो लेखक बने, जबकि वह बीमार हुए और लगा कि राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मैं बहुत सफल नहीं हो रहा हूँ, और शायद अपनी ही पीड़ा को उन्होंने 1965 में लिखी गई एक कहानी आत्मसाक्षी में भी रखा। हालांकि वे कम्युनिस्ट कार्यकर्ता की कहानी है, लेकिन ऐसे हमें संकुचित नजरिए से नहीं देखना चाहिए। वो हर राजनीतिक कार्यकर्ता की कहानी है, हर पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ता की कहानी है। तो रेणु उन लेखकों में थे जिन्होंने आज़ादी के बाद जो भारतीय समाज का राजनीतिकरण हुआ, खासकर नए संविधान बनने के बाद जब बालिग मताधिकार का सबको अधिकार दिया गया, तो उससे भारतीय जीवन में, भारतीय सामाजिक जीवन में एक हलचल हुई। राजनीतिक दल बने और राजनीतिक कार्यकर्ता हुए। राजनीति हमारे जीवन की मुख्य पहचान हो गई, और वह गांव-गांव में वह पहचान फैल गई। उसकी धड़कनें, उसकी हलचल गांव-गांव में फैल गई। और इसलिए देखते हैं कि रेणु के दो महत्वपूर्ण जो उपन्यास हैं उनके, महिला अंचल और पट्टी परिकथा, दोनों में, मेरीगंज और फरानपुर, दोनों में राजनीतिक हलचल खूब है। और
कहते थे कार्ल मार्क्स कि एशियाई समाज में गांव जो है एक जड़ इकाई है और वहाँ उसकी जड़ता के कारण ही शोषण जो वहाँ पूर्वी ओरिएंटल डिस्पोटिज्म का मुख्य आधार है ये गांव। वो मार्क्स कहते थे कि ये जो पोएटिक इंडियन विलेजेस हैं वो उनके उत्पादन के औजार और उनके उत्पादन की प्रणाली इतनी पुरानी और खराब है कि उसके कारण वहाँ एक जड़ समाज बन गया है जिसमें जातिवाद वगैरह सारा कुछ है। उन लोगों में से मार्क्स नहीं थे जो लोग आजकल कहते हैं कि मार्क्स ने जाति पर कुछ नहीं सोचा था। मार्क्स ने जाति पर बुनियादी सोच रखी है और वो पकड़े थे, लेकिन इसमें राजनीतिक हलचल नहीं होगी, इससे रेणु इनकार करते। रेणु समाजवादी थे, मतलब मार्क्सवादी थे। समाजवादी लोग मूलतः मार्क्सवादी होते हैं, ये आजकल मार्क्सवादी लोग आज के समाजवादी लोग भूल गए, लेकिन रेणु के वैचार की मार्क्सवाद में थी। वह मार्क्सवादी थे मूलतः, इसलिए कि समाजवादी थे। समाजवादियों और कम्युनिस्टों के मार्क्सवाद में थोड़ा सा का फर्क होता है कि दरअसल वो कम्युनिस्ट लोग कहते हैं कि हमें मेहनत कश तबकों की तानाशाही चाहिए और समाजवादी कहते हैं कि हमें मेहनत कश तबकों का लोकतंत्र चाहिए। तो एक को डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट चाहिए और दूसरे को डिक्टेटरशिप ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ प्रोलेटारिएट चाहिए। तो यह रेणु डेमोक्रेसी चाहने वाले में थे, समाजवादी थे, यह एक फर्क था, लेकिन उनकी जड़ें मार्क्सवाद में थी और वह उस मार्क्सवाद के उस भाग से वह इनकार करते थे जो वो बताते हैं कि जो ओरिएंटल डिस्पोटिज्म है जिसका आधार गांव है। कहते थे कि नहीं, गांव से के द्वारा भी राजनीतिक हलचलें होंगी और वहाँ भी परिवर्तन की गुंजाइश है, वहाँ भी करवट ले रहा है समाज और इसको देखने की जरूरत है। और उन्होंने देखा। अब देखिए एक छोटी सी कहानी उनके पंचलाइट। अब पंचलाइट में क्या है तो इन लोगों को आश्चर्य लगेगा कि एक गांव है और गांव में कहते हैं कि 8 पंचायतें हैं। अब एक गांव में 8 पंचायतें हैं। कौन पंचायतें हैं? तो वो जाति पंचायतें। और उस जाति पंचायतों का इतना बढ़िया वर्णन, रागात्मक वर्णन करते हैं। लेकिन अब एक पेट्रोमैक्स आ गया है, उसको फुटंगी झा जो है ब्राह्मण टोले के, वो कहते हैं कि तो कहाँ से लालटेन लाया महतो, कितने में लालटेन लाया, और वो उस व्यंग को वो महतो टोली का सरदार समझता है, उस पर प्रतिक्रिया देता है, अपना गुनगुनाते हुए अपने यम में आता है। कोई उसको नई चीज़ को जलाना कोई नहीं जानता है। एक नौजवान जो जलाना चाहता है उसको समाज से बहिष्कृत किया हुआ है क्योंकि वह एक लड़की को देख करके सिनेमा का गीत गाता था। अब वह सरदार ही फिर कहता है अरे बेइज्जत होने से अच्छा है कि उसको समाज में शामिल करो और उसको बुलाओ और सारे उसके साथ खून माफ। तो यह वहाँ पर जाति है, लेकिन वहाँ भी जाति से बाइकाट करने की बात है। अब वह नई परिस्थितियाँ पैदा हो रही है कि वह उस एक प्रेम करने वाले उस नौजवान को वह जाति में फिर शामिल किया जाता है। यह जड़ता वहाँ टूटती भी है। तो इस डायनेमिक्स को, इस सोशल डायनेमिक्स को केवल रेणु देख सकते थे। इसलिए रेणु के तरह कुछ लोग उनकी तरह बाल बढ़ा करके, कुछ लोग उनकी तरह भाषा गोद करके उसकी नकल कर रहे हैं, कुछ लोग उनके गांव जाना चाहते हैं, कुछ लोग उनकी तरह बाल बढ़ा लेना चाहते हैं, कुछ लोग उनकी तरह कपड़ा रख लेना चाहते हैं, उनकी तरह कुछ गीत पेश कर देना चाहते हैं, गूंथ देना चाहते हैं अपने रचना में, और उससे कोई रेणु नहीं हो जाता है। रेणु होने के लिए आवश्यक है कि जिस समाज में आप हैं उस समाज के मिथ्याचार को, उसकी हिपोक्रेसी को समझते हैं या नहीं समझते हैं। अगर नहीं समझते हैं तो रेणु की परंपरा को आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए अनेक मित्र जो हमारे मुगालता पाले हुए हैं कि हम रेणु की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, वह रेणु की परंपरा को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है। रेणु एक राजनीतिक लेखक थे, वह राजनीति चेतना से संपन्न लेखक थे और उनकी वह गांव के जो लोग कहते हैं कि गांव के और आंचलिक लेखक थे, बिल्कुल बोगस बात है। यह रेणु के खिलाफ इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है। रेणु कभी भी ग्रामवादी नहीं रहे, बिल्कुल ग्रामवादी नहीं है।
प्रेमचंद भी ग्रामवादी नहीं है। यह लोगों का हिंदी आलोचना का दारिद्र्य है कि वह प्रेमचंद में और रेणु में ग्रामवाद देखता है। बिल्कुल ग्रामवादी नहीं है वह होरी के बेटे गोबर की मुक्ति उस गांव में नहीं होती है जो वर्णित गांव है गोदान का, लखनऊ में होती है। लखनऊ में वो इंसान बनता है। और मैला अंचल में वह जब प्रशांत का बेटा होता है, उसकी जो दोस्त है ममता, वह कहती है कि इस बेटे को पटना ले चलो। गांव में वह नई पीढ़ी को नहीं रखना चाहते, वो पटना ले जाने के पक्ष में। वह एक नगर में उसको पुश करने के फेर में है और वह उस गांव में नहीं रखना चाहते जहां 12 वर्ण के लोग नहीं। रेणु का अगला पड़ाव वह पटना है, नगर है। और रेणु के बारे में खुद रेणु जी कहते थे और उन्होंने एक जगह मैंने देखा है कि वर्णन भी किया है अपने एक संस्मरण में, ये मुझे सुनाया भी था। एक बार वो राजेंद्र नगर में घर लेने के चक्कर में तो उन्होंने बीपी कोइराला से पूछा कि कुछ पैसे हैं और एक प्लॉट मिल भी रहा है, मैं अब गांव में नहीं रहना चाहता हूँ। कहा कि कोइराला साहब ने कहा कि क्यों गांव में तुम नहीं रहना चाहते? तो कि वहाँ तो कहा कि आओ, अगर गांव सचमुच छोड़ना चाहते हो कि पटना को रहने की क्या जगह है, तुमको वहाँ बैरिस्ट्री करनी है कि ऑफिस करना है, तुम किसी खूबसूरत पहाड़ी जगह में, पहाड़ी शहर में घर बनाओ। तो यह वह एक खूबसूरती की तरफ या एक वह उनका नगरीय बोध भी था। वह ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल वो गांव में जो अशिक्षा है या वहाँ जो अंधकार है, वहाँ जो कुरीतियाँ हैं, उनसे रागात्मकता थी कुछ। रेणु जी नहीं, उन सबके विरोध में थे। वह 12 वर्ण के बीच पलने वाला जो मेरीगंज हो या परानपुर हो, उसके पक्ष में नहीं है। वह रेणु उस नगरीय सभ्यता के पक्ष में है जहाँ जाति और वर्ण नहीं है और जहाँ मेहनत कश तबकों का सम्मान संभव है। इसलिए रेणु को समझना तय जो मानक बना दिए गए हैं, आंचलिक लेखक थे। क्या आंचलिक लेखक थे? क्या होती है आंचलिकता? आंचलिकता तुलसीदास या वाल्मीकि का है तो वो भी तो एक साकेत की कहानी है। ये अगर पूर्णिया की या एक उसी अंचल की कहानी है तो वो भी तो एक अयोध्या की कहानी है। तो वो आंचलिक हो गया। दुनिया की कौन सी कहानी? तो समय से और एक स्थान से कुछ उसकी आबद्धता रहती है, तो उसे हम आंचलिक कह करके लोग छोटा करना चाहते हैं। आंचलिकता एक उसकी खुद रेणु ने नहीं इसको पहचाना। इतना लोगों ने कहा होगा कि समझ गए होंगे ठीक है आंचलिक है, उन्होंने स्वीकार लिया। कई जगह आपने खुद भी लिख दिया है। अब उसके एरिया को देखने लोग जोड़ने लगे देहाती दुनिया से और एक तरफ बलचन्मा से। क्या देहाती दुनिया और बलचन्मा से उसका कोई जुड़ाव ही नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं रेणु का जुड़ाव अपने समय के किसी भी हिंदी लेखक से नहीं है। उनका जुड़ाव विश्व स्तर के और उन लेखकों से है जो बिल्कुल ऐतिहासिक महत्व के हैं। उनका अगर कोई संबंध बनता है तो फ्रांसीसी लेखक बाल्जाक से मिलता है। और बाल्जाक ने जिस तरह से फ्रांसीसी क्रांति के इर्द गिर्द के चीज़ों को आत्मसात किया था और लिखा था, और जिसे करीब 50 बार कार्ल मार्क्स ने कोट किया है और कहा कि हमको यूरोप को समझने में बाल्जाक से मदद मिली। यदि कोई यहाँ बड़ा विचारक हुआ होता, भारतीय समाज को समझने के लिए कोई बड़ा अर्थशास्त्री होगा, तो वह रेणु के साहित्य से वैसे ही समझेगा जैसे बाल्जाक से समझा था कार्ल मार्क्स ने। लेकिन हमारे यहाँ को अभी फिलहाल वैसे किसी कार्ल मार्क्स का अभाव है, इसलिए रेणु का महत्व भी रेणु कभी उनसे तोला जा रहा है, कभी उनसे तोला जा रहा है। किसी से रेणु की तुलना नहीं हो सकती है। और मैं ये रेणु को कोई देवता नहीं बना रहा हूँ, यह बिल्कुल सच्चाई है। आज जब उनकी जन्मशती बनाई जा रही है तो जितनी उनकी उपेक्षा हुई, एक साथ सारे हिंदुस्तान के लोग, हिंदी इलाके के लोग, सभी स्तरों के लोग उत्साह के साथ उनका उस आयोजन में शामिल होने के लिए स्वतः आगे आ गए।
और यह रेणु का प्रभाव है। रेणु का मूल्यांकन अभी होना है, अभी नहीं हुआ है। आने वाली पीढ़ियां करेंगी और वह रेणु को प्यार करेंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए सर, समाजवाद की जो विभिन्न धाराएं थीं, किस धारा का असर रेणु पर आपको ज़्यादा पाते हैं, लोहिया या जेपी? लोहिया और जेपी का हम यह नहीं करेंगे। देखिए लोहिया जी समाजवादी, वो आज से नहीं थे समाजवादी का। रेणु का परिवार जो था, उनके पिता जो थे शिलानाथ मंडल जी, वह खुद स्वतंत्रता सेनानी थे। और एक बाद में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, कोइराला परिवार में रह करके उन्होंने शिक्षा दीक्षा हासिल की। तो कुछ तो संस्कार वहाँ से सीखा उन्होंने। समाजवादी आंदोलन से जब बनारस में थे तो यहाँ जयप्रकाश जी उत्तर बिहार में समर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स चला रहे थे, जो 1 महीने से ज़्यादा चला था। और उसमें बहुत सारे लोग आए थे बोलने। खुद रेणु ने बड़ा एक वर्णन लिखा है अपने एक संस्मरण में। तो इन सब चीज़ों से प्रभावित थे। उनका प्रभाव सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ जयप्रकाश नारायण जी से थे। और जयप्रकाश नारायण पर अनेक चीज़ों का जो प्रभाव था, वह एक अगर कांग्रेस में जो सबसे नज़दीक थे तो वो जयप्रकाश जी पर और रेणु जी पर भी नेहरू का प्रभाव था। वह एक समीर राय चौधरी हैं बंगला के कवि, जिनका उनके रचनावली में उनसे एक इंटरव्यू जो लिया हुआ वो प्रकाशित भी है। और कृतिवास कोई पत्रिका में छपी थी, नाम शायद भूल रहा हूँ, कृतिवास ही था शायद। तो उन्होंने रेणु के फ्लैट का वर्णन किया। तो रेणु के फ्लैट में केवल 2 तस्वीरें, उनके बैठकर खाने में केवल 2 तस्वीरें थी। एक तस्वीर नेहरू की थी और दूसरी विधान चंद्र राय की। अब यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। उनके जयप्रकाश जी की कोई तस्वीर नहीं है और किसी गांधी की कोई तस्वीर नहीं है। वह तस्वीर नेहरू की है और विधान चंद्र राय की। मुझे कई बार मैंने सोचा कि क्यों यह हुआ होगा, पूछा नहीं इस पर और कोई वर्णन भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में लगता था कि एक राष्ट्रीय नेता अगर हो तो नेहरू जैसा, और प्रांतीय नेता हो तो विधान चंद्र राय जैसा। ही मैंने समझा है, समझने की कोशिश की है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन नेहरू वहाँ थे। विधान चंद्र राय की अलग से कोई वैचारिकी नहीं थी। वो एक बहुत दक्ष डॉक्टर थे और मुख्यमंत्री थे बंगाल के, लेकिन ऐसे कोई उनकी खास वैचारिकी नहीं थी। लेकिन नेहरू अपने विचारों के लिए जाने जाते हैं। तो नेहरू के विचारों का यह प्रभाव उन पर था। और बार बार वह अगर एक आदमी से जुड़े हुए थे समाजवादी आंदोलन में, तो वो जयप्रकाश जी थे। आप ये देखिए कि समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी जब हार गई 52 में, तो कुछ ही महीनों बाद अक्टूबर में, शायद अक्टूबर में 1952 के अक्टूबर में ही कृपलानी जी की पार्टी KMPP, किसान मजदूर प्रजा पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी, दोनों का मर्जर हुआ। और उसमें का प्रजा और सोशलिस्ट पार्टी, तो सोशलिस्ट पार्टी रह गई तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बन गई। उन्होंने एक शर्त रखी, क्योंकि गांधीवादी थे और दक्षिणपंथी गांधीवादी थे, वह वामपंथी गांधीवादी नहीं थे नेहरू की तरह। तो कृपलानी जी के बारे में कह रहा हूँ। तो कृपलानी ने शर्त रखी सोशलिस्टों से कि वर्ण संघर्ष की नीति त्याग नहीं होगी। तो इस पर बहुत ही उदास हो गए आचार्य नरेंद्र देव। उन्होंने कहा कि वर्ण संघर्ष छोड़ देने पर फिर सोशलिस्टों के पास बच क्या जाता है। लेकिन फिर भी समझौता हुआ और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनी। इस कोई प्रभावित इससे नहीं हुए, बिल्कुल नहीं लोहिया, लेकिन उदास हुए आचार्य नरेंद्र देव। और उन्होंने तो पार्टी से ही संन्यास ले लिया 1 साल के बाद जयप्रकाश जी ने। वही कुछ आगे पीछे थोड़ा सा रेणु ने भी अपने को पूरे तौर पर झोंक दिया
लेखन में। लेकिन वो 65 में जो जैसे उनकी कहानी आती है आत्मसाक्षी, जो गणपत एक राजनीतिक कार्यकर्ता की कहानी है, और राजनीतिक कार्यकर्ताओं का संकट वो देख रहे थे कि राजनीतिक दलों में राजनीतिक कार्यकर्ता इतने जब उदासीन हैं, इस तरह से हाशिए पर जा रहे हैं, तो लोकतंत्र भी खतरे में पड़ेगा। और उसके बाद वह एक इनके मन में दलहीन जनतंत्र की बात उभरने लगी थी। दो चीज़ें बार बार वो यह भी रेणु कह रहे थे कि भूमि समस्या महत्वपूर्ण है। 1970 के इर्द गिर्द उन्होंने जितने इंटरव्यू दिए हैं, वो इंटरव्यू दिए हैं उनसे, देखिए रघुवीर साहब से उनका इंटरव्यू है, मधुकर सिंह से उनका, सुभाष कुमार से इंटरव्यू है, उनके समीर राय चौधरी से इंटरव्यू है, और भी अनेक, हाँ इनका उनसे जो जर्मन लेखक से इंटरव्यू है। इन सारे इंटरव्यू में, साक्षात्कारों में उन्होंने मुख्य रूप से कहा है कि यह भूमि समस्या मुख्य चीज़ है। और इसी बीच जो लोहियावादी समाजवादी थे, लोहिया का तो 67 में देहांत हो गया, निधन हो गया, लेकिन इन लोगों ने एक पुलक किसान नेता जो विचारों से आर्य समाजी दक्षिणपंथी थे, चरण सिंह के साथ समझौता किया दूसरी दफ़ा, और दूसरी दफ़ा सोशलिस्टों को फिर एक बार गर्त में धकेल दिया। आप देखिएगा कि चरण सिंह से समझौतों के बाद कोई भी भूमि आंदोलन नहीं किया गया सोशलिस्टों के द्वारा। ये बिल्कुल क्या कहें, इनका बधियाकरण हो गया वैचारिक रूप से। इन सबसे वह पीड़ित थे, इन सबसे वह दुखित थे। वह एक तरफ देख रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में जा रहा है, राजनीतिक कार्यकर्ता हाशिए पर जा रहे हैं, दूसरी तरफ देख रहे थे कि किसान और मजदूर हाशिए पर जा रहे हैं, वो देख रहे थे कि भूमि समस्या को उठाने वाला कोई नहीं है। और ऐसे में बेचैन रेणु एक बार निर्णय लेते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, और निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। उनको सोशलिस्ट पार्टी ने भी, जैसा कि मैंने सुना है कि प्रस्ताव किया था टिकट देने का, उन्होंने नहीं स्वीकारा, और उसमें उनकी हस्ती थी, इतने लोकप्रिय थे कि कोई भी पार्टी टिकट दे करके खुश हो सकती थी, लेकिन उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। और यह क्या किया था कि जयप्रकाश जी के दिमाग में भी बात हो रही थी। 2 साल बाद जयप्रकाश नारायण भी वही निर्दलता या बिल्कुल दलहीनता की बात करते हैं जो 2 साल पहले रेणु कर चुके थे। तो हम लेखकों की आदत होती है कि समझते हैं कि राजनेता कुछ तय कहते हैं और लेखक ओबे करते हैं। नहीं नहीं, वह मुझे लगता है बार बार कि वो रेणु ने इस चीज़ को महसूसा था और उसको अपनाया है जयप्रकाश जी ने। जयप्रकाश जी का पैर छूते थे रेणु, पूरा सम्मान था, लेकिन कभी कभी आदमी अपने शिष्य से भी सीखता है, बेटे से भी सीखता है, और उन्होंने सचमुच सीखा है रेणु से। अब इस संबंध को क्या हम कहेंगे, इतना आत्मीय संबंध है कि इस संबंध को मैं समझता हूँ कि जयप्रकाश जी को समझना, रेणु जी को समझना जहाँ मुश्किल है, इसलिए कि हम लोग जिस जातिवादी कटघरे में जो सोचते आए हैं, रहते आए हैं, वह इससे मुक्त होकर के देखते नहीं हैं। वह इन चीज़ों से काफ़ी अलग हट करके देखते थे। अब वह देखते हैं कि बार बार अपने साक्षात्कारों में वह नक्षत्र मालाकार की चर्चा करते हैं रेणु। वो नक्षत्र मालाकार एक वहाँ का कहते हैं कि वह सबसे ज़्यादा एक पात्र जो उनको उद्वेलित कर रहा होता है वह है नक्षत्र मालाकार। और आज कितने लोगों ने नक्षत्र मालाकार के बारे में पढ़ा? अगर अपने अपने इलाके के नक्षत्र मालाकार को तो लोग ढूंढ निकालें, तब रेणु की परंपरा का ख्याल आएगा। वह नक्षत्र मालाकार 1936 में सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता बनता है और जेपी से मिलता है। जेपी पूछते हैं, नाम पूछते हैं, तो कहता है नक्षत्र माली। ये क्या नाम हुआ, आज से आप नक्षत्र मालाकार हुए। तो वह एक सांस्कृतिक आंदोलन की बात धीरे से कैसे जेपी करते हैं, सांस्कृतिक आंदोलन की बात कैसे धीरे से रेणु करते हैं। इस सांस्कृतिक क्रांतियां नहीं होती हैं, सांस्कृतिक ऐसे परिवर्तन होते हैं और सांस्कृतिक ऐसे ही चाप होते हैं जिसको बड़ा आहिस्ते सुनना पड़ता है। मौत मृत्युम की तरह इसके लिए गोलियां नहीं चलाई जाती हैं और दूसरों पर हमले नहीं किए जाते हैं।
सांस्कृतिक परिवर्तन ऐसे होते हैं जैसे रेणु करते थे, जयप्रकाश नारायण करते थे, और इस मामले में हो सकता है कि उनकी सीमाएं हो सकती हैं, लेकिन वह नाली नाव संबंध एक वैचारिक स्तर पर उनका अगर किसी से था तो वह जयप्रकाश जी से था। जयप्रकाश जी में अगर कुछ कमियां थी तो वो कमियां शायद रेणु जी में भी हो सकती हैं, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि दोनों में एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही घना अंतर संबंध था। दोनों एक दूसरे से सीखते थे, दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे, जितना प्यार करते थे जयप्रकाश जी रेणु को, वह मुश्किल है, वह ऐसा संबंध मुश्किल है। अब रेणु को बाद में भी समझा जाएगा और लगातार नई पीढ़ी उन पर अपने तरीके से काम करेंगे, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि रेणु को अभी हमें समझना है। सर, आपने बहुत सारी बातें कही। मैं जानना चाहता हूँ कि हिंदी कहानी की जो परंपरा रही है उसमें रेणु क्या कुछ जोड़ते हैं? अब ये फिर ऐसा सवाल है जिसमें बहुत सारी बातें होंगी। देखिए, रेणु ने कुल 63 कहानियाँ लिखी और मैं उनकी कहानियों पर एक लेख भी मैंने लिखा है, और वह जो 44 में उनकी पहली कहानी आती है और अंतिम कहानी 1972 में आती है। इस बीच करीब 28 साल में उन्होंने वह 63 कहानियाँ लिखी हैं। उनका कहानियों के लिखने का सबसे बेहतर समय जो है वह 55 से लेकर के 65 तक। इस बीच उनकी रसप्रिया आती है, तीसरी कसम लिखते हैं, ठेस, लाल पान की बेगम, आत्मसाक्षी, ये सारी कहानियाँ इसी भी, और भी कई, मैं सबका नाम अब यहाँ मैं सूची लेकर के नहीं बैठा हूँ। तो यह इतनी कहानियाँ किसी के पास नहीं है, इतनी महत्वपूर्ण कहानियाँ, और वह एक प्रयोग करते हैं। वो अब यह देखिए कि हिंदी समालोचना की क्या स्थिति थी कि क्या तीसरी कसम का, रसप्रिया का, आत्मसाक्षी का बढ़िया मूल्यांकन हुआ? नहीं हुआ। हम किसी को ऊंचा और नीचा मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन परिंदे को बार बार जब नामवर जी ने परिंदे को महत्वपूर्ण कहानी माना और नई कहानी का नई कहानी की प्रतिनिधि कहानी माना, तो उनके यह में तीसरी कसम क्यों नहीं आती है, या उनके यह में वो रसप्रिया क्यों नहीं आती? इसलिए क्यों गांव की कहानी है, उसका नायक काला कलूटा 40 साल का गाड़ीवान हीरामन है, या उसमें पंचकोड़ी निकम्बिया है जो 10 दुआरी है, 10 द्वार का खाता है। वह चूँकि नामवर जी खुद एक जैसे पिछड़े हुए गांव से आते थे, उनका सौंदर्य बोध वह जरा लतिका, चूली, झुबट और एक पहाड़ी परिवेश की तरफ खींचता है। खुद निर्मल जी ने कहा था कि रेणु मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं कि वे हमारे परिवेश के लेखक नहीं हैं, भिन्न परिवेश के लेखक हैं। और यह हमारे ज़्यादातर जो आलोचक हुए, और खास करके प्रगतिशील इन्वर्टेड कोमा में कह रहा हूँ, वह आलोचक, इन आलोचकों ने रेणु को हमेशा उनके साहित्य को नहीं देखने की समझ थी। उनको लग रहा था कि गांव पर लिखने वाला तो पिछड़ावादी ही हो सकता है, नई कहानी कैसे लिखेगा, नई चीजें तो केवल शहर में होती है, नई वह जो नई की पहचान ही इतनी पुरानी है, अब उस पर मैं क्या टिप्पणी करूं। लेकिन किसी को देवता में नहीं बना रहा हूं, मुझे निश्चित रूप से वो भी परिंदे कहानी अच्छी लगती है, लेकिन परिंदे के लेखक निर्मल वर्मा खुद रेणु खूब आकर्षित करते हैं। और शायद उनसे पूछा जाता कि इन कहानियों में परिंदे में क्या है, तो वो शायद संकोच करते कुछ। लेकिन जैसा कि कहा कि अभी उनकी अभी समीक्षा होनी है, उनका मूल्यांकन होना है। रेणु कहा ना कि वह किसी चौखटे में, किसी खांचे में आप उनको नहीं रख सकते, वह थोड़ा सा विशिष्ट अलग लगते हैं। जैसे कबीर को आप कहाँ रख दीजिएगा, कबीर एकदम थोड़ा अलग आकर के, मैं तो बसों शहर के बाहर, मेरी पूरी मवास में, तो कुछ रेणु भी शहर के बाहर बसते हुए और मवास में थोड़ा सा अलग है।
और किसी को उलटमासी जैसा लग सकते हैं, किसी को विचित्र लग सकते हैं, किसी को अजूबे लग सकते हैं, लेकिन कुछ भी हो वो खास तो हैं और खास रहेंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका भी। के बारे में आपने इतनी गहराई से बिल्कुल अलग धरातल पर अपनी बातें रखी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका भी बहुत धन्यवाद।